ये कहें कि उनकी कोशिश रहती है पार्टी को जो है वो संभाल के आगे चलने की, तो वो हमें देखने को मिलेगा। तो ये सर, ये मान के चले कि दिल्ली और बिहार की चुनावी तैयारियों का या फिर चुनावी माहौल का आगाज आज प्रधानमंत्री के संबोधन के साथ हो ही जाएगा, जब वो धन्यवाद कर रहे होंगे महाराष्ट्र, झारखंड और यूपी बाई इलेक्शंस के लिए। देखिए, वो तो बीजेपी हमेशा से ही इलेक्शन जो है वो मोड में रहती है। हमने देखा है कितनी वेल ऑयल्ड मशीनरी की तरह बीजेपी काम करती है। उनके जो एक चुनाव खत्म नहीं होता, दूसरे चुनाव की तैयारियां पहले से शुरू हो जाती हैं। हमने ये भी देखा कि उत्तर प्रदेश में कैसे किस वक्त उन्होंने चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी थी, किस तरह से बूथ लेवल तक वो अपने कार्यकर्ताओं को जागरूक करने की कोशिश करते हैं और ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करते हैं। तो ये सारा हमने देखा है। और दो बेहद खास मेहमान हमें इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं सर। अजय शुक्ला हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार, और अजीत शुक्ला हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट और वरिष्ठ पत्रकार। आप दोनों मेहमानों का स्वागत करेंगे। अजय शुक्ला जी से सबसे पहला सवाल मैं लेना चाहूंगा। अजय शुक्ला जी, तस्वीरें काफी कुछ बयां कर रही हैं, लेकिन एक बार फिर से सियासत में शिकायत के दौर की शुरुआत हो चुकी है। देखिए, मुझे लगता है कि शिकायत करने का कोई विषय बहुत मुझे नहीं दिखता है। जो शिकायतें थी चुनाव के दौरान हो चुकी, अब उन शिकायतों का वक्त नहीं है। अब इस बात की समीक्षा करने का वक्त है कि आखिर चुनाव क्यों जीते गए, क्यों हारे। और जैसा मैंने आप ही के इसमें चैनल पे बोला था पीछे, याद करिए कि यदि महाराष्ट्र में लाडली बहना काम करेगी तो झारखंड में निश्चित रूप से मात्र जो वंदन जो भी है मैया सम्मान योजना, मैया सम्मान योजना, हाँ, मैया सम्मान, तो वो काम करेगी। और मुझे लगता है यही बात शायद अजीत जी ने भी कही थी। तो निश्चित रूप से मैं ये कहता हूं कि दोनों जगह बड़ा स्पष्ट सी स्थिति है कि दोनों जगह उसने बहुत अच्छे से काम किया है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। दूसरी चीज है उत्तर प्रदेश की, तो राहुल जी ही उसको एंकर कर रहे थे उस वक्त शो को, और मैंने कहा था यूपी में मैं कुछ नहीं बोलूंगा क्योंकि यूपी में जैसे चल रहा है तो बीजेपी ही मुझे लगता है कि दिखाई देगी। और मैंने 2 ही सीट के लिए बात की थी। एक पर्सनल मैंने बताया था शीशामऊ, चूंकि मेरी अपनी फैमिली की सीट है इसलिए मुझे पता है वहां का माहौल क्या है, और मैंने कहा था करहल जरूर जीतेगी। बाकी मैंने खुद कहा था कटहरी हो या कुंदरकी हो, उन सब में फंसा हुआ है। कुंदरकी में ऐसा क्या हो गया? लगभग वही दिखाते हैं। तो इसका मतलब है जो चीजें एनालिसिस चैनल पे की गई थी लगभग वही दिख रही हैं। हाँ, कुछ उससे ज्यादा हो सकती है, कुछ कम हो सकती है, डिग्री का अंतर हो सकता है। अजय शुक्ला जी, ये कुंदरकी में क्या हो गया? कुंदरकी तो ऐसी सीट थी जहां पर 60 से 65% मुस्लिम वोट है। ऐसा क्या हो गया कि कुंदरकी जो है वो समाजवादी पार्टी हार गई? मैंने राहुल जी आपसे देखिए यही लगभग सवाल था कि क्या होगा। मैंने कहा था वहां पर लोग ये कह रहे हैं कि इस चुनाव से कुछ बदलने वाला नहीं है, और जिस तरीके से सरकारी मशीनरी काम कर रही थी वैसे में जो खतरा उन्हें दिख रहा था वही खतरा दिख रहा था कि किस तरीके से उन्हें डराया गया था। दूसरी चीजें हुई थी जिस डर के कारण वो बहुत काफी परेशान थे, वोट डालने में जो दिक्कतें आई थी, वो सारे विषय हैं जिसके कारण सीटें हारी गई हैं। जी, एक चीज और जो कुंदरकी में खास तौर से देखने को मिला, वहां पे 12 कैंडिडेट खड़े थे, उसमें से 11 जो कैंडिडेट थे वो मुस्लिम थे। अकेला बीजेपी का कैंडिडेट जो था वो हिंदू कैंडिडेट था। क्या आप इसको एक बड़ा कारण मानते हैं कि मुस्लिम जो वोट है बुरी तरह से डिवाइड हुआ वहां पर, और ये डिवीजन जो है ये जो है एसपी की समाजवादी पार्टी की हार का वहां कारण बना? नहीं, ये बहुत बड़ा कारण नहीं। आप देख लीजिए ना कि बाकी सब कोई इतना बड़ा वोट नहीं लेके गए, तो वो थोड़ा सा वोट उन्होंने काटा है निश्चित रूप से, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। और यही तो भारतीय जनता पार्टी का चुनाव का प्रबंधन है। तो क्यों नहीं दूसरे भी सीखते, वो भी इसी तरह 10 खड़े करते कम से कम और कुछ वोट कटवाते। तो देखिए, मेरा मानना है कि चुनाव लड़ने का सबको हक है, वोट काटने या जीतने या हारने दोनों का हक, तीनों का हक है।
अब यहां पर हम शिकायत यह करने की बजाय हम यह समीक्षा करें कि वो जो कर सकते थे, मैं नहीं कहता हूं सरकारी मशीनरी की बात, मैं नहीं कहता हूं चुनाव आयोग की बात, मैं नहीं कहता हूं आप पुलिस यूज कर लेंगे, लेकिन आप कम से कम वह मैनेजमेंट तो कर सकते हैं कि 10 अपने ऐसे लोग खड़े कर दीजिए जो वहां के प्रभावशाली हो, वोट काट लेंगे उनका। तो वो काम तो नहीं किया गया ना। मैं तो एक पीसीआर से कहूंगा कि उसके बाद अगर डेटा जो है वो दे पाएं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा है कि आखिर जो महाराष्ट्र में चुनाव हुआ है उसमें कौन सी जो पार्टी है उसका वोट परसेंटेज लगभग क्या रहा है। अगर ये एक डेटा दे पाएं तो उससे चर्चा और आगे बढ़ेगी। वैसे मैं बताना शुरू कर देता हूं आपको, बीजेपी जो है लोकसभा में 9 सीटें जीती थी और 26.18% उसको वोट मिला था। अब बीजेपी जो है 133 से 132 सीटें जो है जीत रही है और उसका वोट शेयर जो है वो 26.68 है। कोई खास फर्क 0.5% फर्क आपको वोट परसेंटेज में नहीं दिखाई देता, लेकिन सीटों में देखिए क्या जबरदस्त उछाल है। एनसीपी अजीत पवार, सबसे ज्यादा फायदा एनसीपी अजीत पवार को हुआ है। 1 सीट मिली थी उन्हें लोकसभा में, 3.60% वोट शेयर था। अब 41 सीटें हैं, 9.13% वोट है। जबरदस्त उछाल उनके वोट शेयर में दिखाई देता है। शिवसेना जो शिंदे गुट है, जरूर उसका वोट शेयर भी बहुत ज्यादा हिला नहीं है, लेकिन जो उसको लोकसभा में 7 सीटें मिली थी, आज 57 सीटें उसको मिली हैं। 12.95% लोकसभा में था, 12.41% जो है वो विधानसभा में है। कांग्रेस 13 सीटें लोकसभा में जीती थी, सबसे बड़ी पार्टी थी, 16.92% उसको वोट शेयर मिला था। ये घटकर 12.16% हुआ, 4% के आसपास घाटा हुआ है। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट 9 सीटें मिली थी लोकसभा में, 16.72% वोट शेयर था। ये जबरदस्त 6% से ज्यादा वोट शेयर गिरा है, 10.11%। एनसीपी शरद पवार का भी थोड़ा अजीब सा लग रहा है, उनके वोट शेयर में बढ़ोतरी हुई है जी। 1% बढ़ा है वोट शेयर, लेकिन उनकी सीटें आप देखेंगे 8 सीटें उन्हें लोकसभा में मिली थी, अब विधानसभा में केवल 10 सीटें मिली हैं। मैं स्मिता मिश्रा जी को इसमें लाना चाहूंगा। स्मिता जी, ये थोड़ा सा आपको दिखाई देता है कि वोट शेयर में ऐसा कोई बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन सीटों में जबरदस्त बदलाव जो है महाराष्ट्र में दिखाई देता है। देखिए, एक चीज और भी यहाँ पे गौर करने वाली है कि दोनों ही राज्यों में बदलाव को इस बार जनता ने, बदलाव की तरफ जनता का झुकाव नहीं रहा, क्योंकि दोनों ही जगह जो इनकम्बेंट हैं, जो पहले से राज्यों में काबिज हैं, उन्हीं को जनता ने अपना जनादेश दोबारा देने का मौका, दोबारा रहने का मौका दिया है। हेमंत सोरेन को भी पूरे बहुत ही स्पष्ट और भारी बहुमत के साथ हेमंत सोरेन वहां कंटिन्यू करेंगे झारखंड में। और महायुति की जो सरकार है उसके लिए भी आप देख सकते हैं कि एक लैंडस्लाइड विक्ट्री, यानी 288 की जो विधानसभा है उसमें अगर आप लगभग 230 तक पहुंच रहे हैं तो विपक्ष है कहां फिर। और उसमें भी हम दिन में भी जब आपसे बात हो रही थी तो मैंने आपसे कहा था कि एक तो पूरी विधानसभा की संरचना आप देखें तो ये एक ऐतिहासिक होगा कि इतने बड़े राज्य में, जहां मेरा शुरू से ये मानना रहा है कि महाराष्ट्र केवल एक राज्य नहीं है, महाराष्ट्र के अंदर कई राज्य हैं, क्योंकि उनके अलग अलग जो संभाग हैं, उनका जो हर लिहाज से आप देखें तो उनके अपने विशिष्टताएं हैं। इतने डाइवर्सिटी वाले प्रदेश में भी इतना एक बिल्कुल यूनिफॉर्म मैंडेट दिया है, सभी इलाकों में महायुति लीड पर है। मैं चाहूंगा हर्षवर्धन जी को भी इस चर्चा में लाया जाए। हर्षवर्धन जी, एक सवाल तो बड़ा सीधा सा है कि वोट शेयर में कोई खास बदलाव नहीं, लेकिन सीटों में जबरदस्त बदलाव है। अगर बीजेपी की अभी हम बात कर रहे थे, बीजेपी के वोट शेयर में मुश्किल से 1% वोट शेयर भी बढ़ा नहीं है, लेकिन बदलाव ऐसा है कि 9 सीटें उनको लोकसभा में मिलती हैं, यहाँ पर 132-33 सीटें मिल जाती हैं। कैसे देखते हैं? और दूसरा एक सवाल और है कि आप अगर जो लड़की बहन योजना है या फिर मैया सम्मान योजना झारखंड में है, क्या आप मानते हैं इन योजनाओं ने जो है पासा पलटा है? जी राहुल जी, बिल्कुल मुझे लगता है कि इस तरह की योजनाएं कहीं न कहीं असर कर रही हैं। और हमने 2-3 चीजें देखी हैं जो लगातार पिछले 1-1.5 दशक से चुनावों में हम देख रहे हैं
वीमेन पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा बढ़ा है, और उसको मैं यूं कहता हूं कि सिर्फ महिलाओं की सहभागिता नहीं बढ़ी है, स्वतंत्र सहभागिता बढ़ी है, इंडिपेंडेंट पार्टिसिपेशन। पहले कोई महिला, कोई स्त्री जाती थी तो अपने पिता, अपने भाई, अपने पति, उसके हिसाब से तय करती थी कि कहां वोटिंग करनी। अभी क्या है, अभी वो खुद तय करती है। और इसका एक बड़ा, जिसको कहें कि उस वक्त आपको ध्यान में होगा कि नोटबंदी के बाद जब उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव हुए तो लोगों को लगा कि अरे अब तो कुछ होना नहीं है, लेकिन 17 के विधानसभा चुनाव में उज्ज्वला योजना ने, जो रसोई गैस की योजना थी और सीधे महिलाओं से जुड़ी हुई योजना, उसने बिल्कुल से गेम पलट दिया। उसके बाद अलग अलग राज्यों में हम लाडली बहन से लेकर अलग अलग राज्यों में देखते हैं, अभी 2 राज्य हैं जो लाडली बहन और मैया समान है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है, और ठीक है अभी भाजपा जीत रही है, बहुत अच्छा है सब, लेकिन उसकी भी चर्चा थोड़ी कर लें। ये जो फ्रीबीज पॉलिटिक्स है, ये कहां तक जाए? मैं उसी पे आना चाहता कहीं था। तो जाकर इसको रुकना पड़ेगा ना। मैं उसी पे आना चाहता संभव नहीं है कि आप एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहें कि हम फ्रीबीज पॉलिटिक्स के एकदम खिलाफ हैं, दूसरी तरफ हर राज्य में हर राजनीतिक दल इसी फ्रीबीज पॉलिटिक्स को करता रहे। निश्चित तौर पर दूसरी बहुत ढेर सारी चीजें हैं जिसको हम कहते हैं ना कि ये बहुत बढ़िया लजीज खाना तैयार हो गया है, इंग्रेडिएंट कई हैं, कई तरह के मसाले हैं जो इसमें डाले गए हैं। संघ और भाजपा का समन्वय बड़ा कमाल का रहा है, जो बटेंगे तो कटेंगे या एक है तो सेफ है, जिसको मैं मानता हूं कि ये जातिवादी विभाजन वाली राजनीति के खिलाफ सीधा समझ में आने वाला नारा था। ये जो संघ की आपने बात की, जो आपने आरएसएस के समन्वय की बात की, इसका झारखंड में क्या हुआ मैं आपको बताता हूं। 28 सीट्स जो ट्राइबल सीट्स हैं, रिजर्व सीट्स हैं, उसमें से 23 सीटें जो है जेएमएम जीत रही और केवल 5 सीटों पर बीजेपी आगे थी। तो अगर ये सिनेरियो है और आरएसएस का बेहतरीन काम जो है वो ट्राइबल एरियाज में होता है, तो फिर क्या हुआ? नहीं, मुझे लगता है कि ये बहुत ठीक से समझा जाना चाहिए और ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। ट्राइबल एरियाज में आपको मैं गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, इन राज्यों में जिस तरह से जिसको हम कहते हैं ना कि आदिवासी सीटों पर संघ के काम, मोदी सरकार की योजनाएं, लेकिन उसके साथ एक क्या था, उसके साथ कोई नेता भी था। आपके पास यहां कोई नेता नहीं है और कोई कुछ भी कह ले, और मैंने कई डिबेट्स में कहा, मुझे लगता था कि शायद वो उसको उबर पाएंगे। हेमंत सोरेन के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाना, हेमंत सोरेन को जिस तरह से गिरफ्तारी हुई, राजभवन में जिस तरह से त्यागपत्र दिया गया, टेलीवाइज हुआ, सबने लाइव टेलीविजन पर देखा, वो आदिवासियों को पसंद नहीं आया। छत्तीसगढ़ में जो जीत हुई, लोकसभा में छत्तीसगढ़ में जिस तरह की जीत हुई या विधानसभा में जिस तरह से जीत हुई, वहां पे तो नेता डिक्लेयर ही नहीं किया गया था, तो कैसे आप कह रहे कि नेता जो है वो उसका चेहरा भी काम किया? नहीं, छत्तीसगढ़ में आपके पास हर बेल्ट में नेता थे। आपके पास जो मुख्यमंत्री भी विष्णुदेव साय बने या जो दूसरे नेता भी हैं, वहां आपके पास नेताओं की कमी नहीं थी। आपके सामने भूपेश बघेल, आपके पास कोई आदिवासी नेता नहीं था, इसको समझिए। मध्य प्रदेश में आपके पास कोई ऐसा, आपके सामने कोई आदिवासी नेता नहीं था। ओडिशा में आपके सामने कोई आदिवासी नेता नहीं। अगर आदिवासी या अनुसूचित जाति का कोई नेता रहता है तब आप इस तरह का नैरेटिव नहीं खड़ा कर पाते। मायावती जब तक मजबूत थी, उत्तर प्रदेश में कोई अनुसूचित जाति के मतदाताओं को, विशेषकर जाटव समाज के लोगों को अपनी तरफ खींच पाया हो, संभव ही नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही वो कमजोर पड़ी तो धीरे धीरे छिटकना शुरू हो गया। और झारखंड में भारतीय जनता पार्टी और बुरी स्थिति में जाती, क्योंकि हमेशा उसकी जो राजनीति रही वो गैर आदिवासी जब से राज्य बना है। लेकिन अब सोचिए, बाबूलाल मरांडी उसके बड़े नेता हैं, चेहरे हैं, बड़े शानदार व्यक्ति भी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री होने के बाद आदिवासी सीट से लड़ने को तैयार नहीं। भाजपा का कौन सा नेता, क्यों लाना पड़ा चंपाई सोरेन को, सीता सोरेन को, मतलब जितने लोग लेके आए, क्यों लेके आए? क्योंकि इनके पास ट्राइबल सीट पर लड़ने के लिए लोग ही नहीं थे। और इस समस्या से अगर नहीं उभरेंगे तो आप 25% से अधिक ट्राइबल पॉपुलेशन वाले राज्य में इससे बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाए। सीता सोरेन रिजेक्ट हो गई, हार गई अपना चुनाव, तो लोगों ने ये भी रिजेक्ट कर दिया कि आप जो है वोट करने नेता। इसमें राहुल जी मैं एक चीज जोड़ना चाहूंगा, हर्षवर्धन जी को भी पता होगा, शायद उन्होंने देखा होगा, जब आप रिजल्ट का मैप देखेंगे तो जो सीमावर्ती इलाके जहां पर इन्फिल्ट्रेशन का जो दावा बीजेपी करती है, पाकू हो गया, गोड्डा हो गया, जामताड़ा हो गया, उसके ऊपर चले जाइए आप, वो जो पूरा बेल्ट है उसमें संथाल परगना का बेल्ट खास करके, उसमें जेएमएम को बड़ी कामयाबी मिली है। तो वो भी जो बटेंगे कटेंगे वाला इंपैक्ट था, उसका एंटी